हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल रुक में फिर से स्वागत है। मैं सिमरन आज आपको लेके चलती हूँ अपने सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो की, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जो कि थी रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन, टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन, थ्योरीज एंड डॉक्ट्रिन्स रिलेटेड टू recognition. अब सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे what are the legal effects of recognition and also non recognition of a state. लास्ट पे हम कुछ करंट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की क्या सिचुएशन है विद रिगार्ड्स टू सर्टेन स्टेट्स। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। Yes, so we start with our topic, that is legal effect of recognition. तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है recognition, और recognition आप किसका कर सकते हो, स्टेट का और साथ ही साथ में गवर्नमेंट का। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ रहे हैं तो आप दो टर्म्स को देख रहे हैं, दैट इज recognition of a state and गवर्नमेंट। अब स्टेट को हम रिकॉग्नाइज कब करते हैं, जब अकॉर्डिंग टू द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन स्टेट के चारों एट्रीब्यूट्स फुलफिल हो जाते हैं, दैट इज कि उस पर्टिकुलर स्टेट में परमानेंट पॉपुलेशन है, उसकी टेरिटरी है, वहाँ पर गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ में दैट स्टेट इज सॉवरन, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। लेकिन जब हम बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ अ गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब होता है, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जिसको हमने रिकॉग्निशन दे दी है, हम ये मान के चलते हैं दैट इट हैज़ अ राइट टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब साथ ही साथ में जब हम बात कर रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट की, तो ये दोनों क्या हो सकती हैं, डी फैक्टो और डी जोर। तो ऐसा भी हो सकता है एक पर्टिकुलर स्टेट में एक कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है जिसको हम डी जोर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और एक रिबेलियस गवर्नमेंट है जिसको हम डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट। तो सबसे पहला है द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बिकम्स एंटाइटल्ड टू स्यू इन द कोर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। जैसे ही एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर देती है, अब जो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है वो उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या कर सकती है, अपने राइट टू सू को एक्सरसाइज कर सकती है, वहां के म्युनिसिपल कोर्ट में जाकर अपना कोई भी केस फाइल कर सकती है। देन देयर इज द कोर्ट ऑफ द रिकॉग्नाइजिंग स्टेट गिवन इफेक्ट टू द पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स। जैसे ही एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है, जितने भी उसके पास्ट और प्रेजेंट लेजिस्लेटिव एक्ट होते हैं या एग्जीक्यूटिव एक्ट होते हैं, हम उसको इफेक्ट दे देते हैं, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वो क्या थे, वो वैलिड थे, और हम भी उनको एनफोर्स करते हैं या करवा देते हैं। ठीक है, then comes the third effect, that is in case of de jure recognition. This is specific to de jure recognition. It says that diplomatic relations are established and the rules of international law relating to privileges and immunities applies. अब हमने ये लास्ट और प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था, जब हम डी जोर रिकॉग्निशन को डिफरेंशिएट कर रहे थे डी फैक्टो रिकॉग्निशन में, कि जैसे ही आपको डी जोर रिकॉग्निशन मिलती है, हम वैसे ही जितने भी आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन है या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज हैं उसको मानते हैं और उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। Then there is the fourth effect, that is a recognized state is entitled to sovereign immunity for itself as well as its property. जब कभी भी हम sovereign immunity की बात करें, इसका मतलब क्या है, हम उसके हेड को या लीडर को फॉर दैट मैटर हु इज रिप्रेजेंटिंग दैट स्टेट इम्यूनिटी देते हैं, हम उस पर कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते, और वैसे ही उसकी प्रॉपर्टी को भी इम्यूनिटी मिलती है, हम उस पर भी कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट हैज बीन गिवन सॉवरन इम्यूनिटी। और जो डिप्लोमैटिक्स को इम्यूनिटी मिलती है उसको हम डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी बोलते हैं। देन द फिफ्थ वन इज द recognized state is also entitled to succession and possession of a property situated in the territory of the recognizing state. अब जैसे ही रिकॉग्निशन हो जाता है तो रिकॉग्नाइजिंग स्टेट में अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज स्टेट ओन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, साथ ही साथ में अगर सक्सेशन है तो उस सक्सेशन में अपना क्लेम भी डाल सकता है। सो दीज आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट।
Yes, now comes the landmark case, that is Luther versus Sagor. It is a classic authority on the recognition of a government and its legal effect. अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, होता क्या है, ये केस है इंग्लैंड का और रशिया के बीच में। रशिया में उस टाइम रशियन रेवोल्यूशन चल रहा है और रशियन रेवोल्यूशन के बाद आपके पास आती है बॉल्शेविक गवर्नमेंट। इनिशियली बॉल्शेविक गवर्नमेंट को इंग्लैंड रिकॉग्नाइज नहीं करती है और इसी के दौरान जितनी भी यहाँ पर टिम्बर इंडस्ट्री होती है, बोल्शेविक गवर्नमेंट इसको क्या कर देती है, नेशनलाइज्ड कर देती है। ठीक है, और लेटर ऑन जितनी भी इंडस्ट्री में टिम्बर थी, रशियन कंपनी उसको क्या करती है, सोल्ड कर देती है, और जितना भी टिम्बर होता है अब वो इंग्लैंड में आ जाता है। तो उसमें से एक कुछ टिम्बर जिसे बेचा था उसका नाम था सागौर। वो क्या था, वो इंग्लैंड का सिटीजन था। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज जो नेशनलाइज की गई थी उसमें से एक इंडस्ट्री लूथर की भी थी, और लूथर भी इंग्लैंड में ही रहता था। और जब लूथर को ये पता लगा कि इंडस्ट्री और ये जो टिम्बर है वो अब इंग्लैंड में है, तो लूथर क्या करता है, सागौर को केस कर देता है, सागर के ऊपर केस कर देता है दैट टिम्बर स्टिल बिलोंग टू हिम, क्योंकि जो बोल्शेविक गवर्नमेंट है दैट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंग्लैंड। अब क्वेश्चन ये उठता है वेदर द इंग्लिश कोर्ट should recognize the acts like nationalization of Soviet government before it was formally recognized by UK। अब एक बात की चले कि एक है आपके पास जुडिशरी और एक है आपके पास एग्जीक्यूटिव, मतलब कि एक है आपकी गवर्नमेंट और एक है जुडिशरी। इट इज द एग्जीक्यूटिव पावर टू रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट और द स्टेट। ठीक है, वो जुडिशरी जो है ये देखती है कि हमारी सरकार ने क्या रिकॉग्निशन दे दी है दूसरे की सरकार को या दूसरी स्टेट को। तो जो कोर्ट्स थे इनिशियली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया सोवियत गवर्नमेंट को मानने के लिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब अपील के दौरान सोवियत गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया, तो कोर्ट ऑफ अपील ने क्या हेल्ड किया कि रिकॉग्निशन हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हमने पीछे भी पढ़ा है कि एक बार रिकॉग्निशन मिल जाती है तो उसके जो पास्ट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्ट्स हैं हम उसको भी इफेक्ट देते हैं। सो इट रिलेट बैक टू द डेट व्हेन द गवर्नमेंट एक्चुअली केम इनटू पावर एंड देयरफॉर नेशनलाइज्ड डिक्री वाज वैलिड, और लूथर का जो क्लेम था वो फेल हो गया और सागर won the case and became the sole owner of that timber। Now comes a very important case of Arantzazu Mendi case। यहाँ पे दो countries involved हैं, that is Spain and UK। ठीक है, अरंटजाजू क्या चीज है, ये एक स्पेनिश शिप का नाम था which was registered under the Bilbao area of Spain। अब 1936 में स्पेन में सिविल वॉर चल रहा था बिटवीन टू पार्टीज, एक थी रिपब्लिक्स एक थी नेशनलिस्ट। जो नेशनलिस्ट थी दैट वाज अंडर द कमांड ऑफ योर जनरल फ्रैंको। तो यूके ने इनिशियली रिपब्लिकन गवर्नमेंट को डीजोर रिकॉग्निशन दे दी थी, लेकिन बाद में जब जनरल फ्रैंको की गवर्नमेंट जो कि एक रिबेलियस गवर्नमेंट थी उसने स्पेन में कंट्रोल करना ज्यादा शुरू कर दिया था, तो फिर उस रिबेलियस गवर्नमेंट को भी हमने रिकॉग्नाइज कर लिया था, मतलब यूके ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, इवन दो रिकॉग्निशन कैसी थी, डी फैक्टो। अब जो जनरल फ्रैंको हैं उन्होंने बहुत से एरिया इंक्लूडिंग बिलबाओ, जिस एरिया में वो पर्टिकुलर शिप रजिस्टर्ड हुई थी उसको ओवरटुक कर दिया, और इसीलिए जो रिपब्लिक्स थे उन्होंने जितनी भी उस एरिया के अंडर रजिस्टर्ड शिप्स थी उसको नेशनलाइज कर लिया। लेकिन जब ये नेशनलिज्म हुआ तब अरेंटजेजू मैंडी कहाँ पर खड़ी थी, आपके यूके के पोर्ट पे। इसीलिए जो आपके रिपब्लिक्स हैं उन्होंने रिट डाल दी कि हमें ये पर्टिकुलर जो शिप है उसे दे दिया जाए। लेकिन इसके दौरान जो डी फैक्टो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी जिसको डी फैक्टो रिकॉग्निशन किसने दिया था, यूके ने, वो अपील करता है यूके कोर्ट में क्या कि सिंस उनको लीगल रिकॉग्निशन मिल गई है तो इसीलिए जो अरंजेजू मेंडी शिप है वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को, मतलब जनरल फ्रैंको की गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, इसीलिए यूके को इस शिप को सीज कर देना चाहिए और उन्हें हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो इशू क्या था, जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है जो पहले की डीजोर गवर्नमेंट है, क्या उसका राइट टू पोजेस बनता है शिप पे या नहीं। तो डिसीजन आया था लॉर्ड एटकिन ने और उन्होंने कहा था
with regards to executive or judicial unity कि our state cannot speak with two voices, the judiciary saying one thing और executive saying one thing. अगर हमने पिछले केस में भी पढ़ा था कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, अगर सरकार ने किसी को रिकॉग्नाइज कर दिया है तो जुडिशरी को भी उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा. सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स also held that a de facto government, जो कि जनरल फ्रैंको की गवर्नमेंट थी, once recognized as having effective territorial control although not established by lawful or constitutional process, exercises immunity from being impleaded in foreign courts for assets within its control. अब हमने लीगल इफेक्ट में भी पढ़ा था कि अगर रिकॉग्निशन मिल जाती है तो एक सॉवरन के पास सॉवरन इम्यूनिटी आ जाती है, मतलब कि ना तो आपके उस लीडर पे केस कर सकते हो, ना ही उसके एसेट्स पर केस कर सकते हो. सो एज सच द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट वॉज इम्यून, और जो रिपब्लिकन की रिट थी उसको हमने सेट असाइड कर दिया था. सो दिस वाज ऑल अबाउट अरेंजाज़ू-मेंडी केस. Yes, now comes the effects of non-recognition. Effects of non-recognition का क्या मतलब है कि हम आपकी particular existence को एक तरीके से मानते ही नहीं हैं, चाहे वो स्टेट की एग्जिस्टेंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस हो. ऑलराइट, तो अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट कैन नॉट सू इन द कोर्ट ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजिंग स्टेट. अगर हमने ऊपर वाले केसेस भी देखे हैं, अरेंजाज़ू-मेंडी केस भी देखा है, तो वहां पर आपके फ्रैंको की गवर्नमेंट तभी रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी रिपब्लिक तभी रिप्रेजेंट कर रही है जब उनको हमने रिकॉग्नाइज किया है. अगर हमने रिकॉग्निशन दी ही नहीं है तो आप केस भी नहीं कर सकते और अपने केस को डिफेंड भी नहीं कर सकते. Guarantee Trust Company of New York versus USA, it was laid down that the court is not competent to recognize such state. It is the function of an executive. कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किस पर्टिकुलर स्टेट और गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, ये किसका जुरिस्डिक्शन होता है, ये गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन होता है और कोर्ट इसे फॉलो करता है. एंड कोर्ट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और competent to give recognition. उसको गवर्नमेंट को ही फॉलो करना पड़ता है. एक एग्जाम्पल है where a government is established in a state as an outcome of rebellion, such government can intervene. वो जो rebellious government है वो judicial proceedings में intervene कर सकता है तभी when it has been recognized by the state, चाहे वो recognition de facto हो चाहे वो de jure हो, but it cannot sue. वो अपना कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता in a court of state which has not been recognized. ठीक है, I hope this is clear to you. The second point is a state which has not been recognized is not entitled to enter into diplomatic relations with the non-recognizing state. इसका क्या मतलब है, अगर हमने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, अगर हम आपके एग्जिस्टेंस में नहीं मानते, तो ना तो हम अपने डिप्लोमेट्स आपके साथ एक्सचेंज करेंगे और ना ही हम आपके यहाँ पर अपनी एम्बेसीज को एस्टेब्लिश करेंगे. थर्ड पॉइंट है द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट विच हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड डू नॉट possesses immunity from legal processes in a foreign state. इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पर नॉन रिकॉग्नाइज स्टेट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन स्टेट पे जाता है तो हम उसको आपका रिप्रेजेंटेटिव या डिप्लोमेट नहीं मानेंगे और उसको कोई भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी या प्रिविलेजेस नहीं देंगे. Then the last one is such states are also not entitled to get their property situated in foreign state. इसका मतलब क्या है, आप फॉरेन स्टेट में, सिंस फॉरेन स्टेट ने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, आपकी एग्जिस्टेंस को नहीं माना है, तो आप उस फॉरेन स्टेट में कोई भी प्रॉपर्टी को ना तो ओन कर सकते हो, ना कंट्रोल कर सकते हो, ना क्लेम कर सकते हो, ना ही रिकवर कर सकते हो. So this was all about your effects of non-recognition. Now comes some examples of de jure recognition by India and there are some examples of de facto recognition by India. De jure बहुत सिंपल होता है, जैसे बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस के लिए हमने अपने आप ही, इंडिया ने बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस करी हैं और इसीलिए दिसंबर 1971 में डायरेक्टली बिना de facto recognition से पहले भी हमने उन्हें डायरेक्टली क्या दे दिया था, लीगल recognition, दैट इज de jure recognition. ठीक है, सो आफ्टर दिस रिकॉग्निशन डायरेक्टली हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए थे, मतलब अपने डिप्लोमेट्स एक्सचेंज कर लिए थे अपनी एक दूसरे की स्टेट्स में
एम्बेसीज एस्टेब्लिश कर ली थी एंड बांग्लादेश कुड क्लेम प्रॉपर्टी एंड राइट्स इंटरनेशनली। देन देयर इज साउथ सूडान 2011 में, जैसे ही वो इंडिपेंडेंस साउथ सूडान को मिली थी, इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था विदाउट एनी काइंड ऑफ अ नीड फॉर डी फैक्टो स्टेज। हमने डायरेक्टली उसे डी जोर रिकॉग्निशन दे दी थी। तो ये दोनों सिंपल एग्जांपल है। डी फैक्टो रिकॉग्निशन की एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये करंट एग्जांपल है तालिबान गवर्नमेंट का। तालिबान के अभी अभी मिनिस्टर इंडिया में भी आए थे, तो हमने तालिबान की जो गवर्नमेंट है, अब देखिए गवर्नमेंट है और स्टेट है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमने स्टेट को तो डी जो रिकॉग्निशन दिया है, हम मान के चलते हैं कि स्टेट का तो वेरी मच एग्जिस्टेंस है, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट को हम डी फैक्टो मान के चलते हैं that they are the rightful authority to represent the state। बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि इस सरकार में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए हमने इसे डी फैक्टो क्या दे रखा है, recognition। So India did not give de jure recognition to Taliban government but maintain प्रैक्टिकल रिलेशन, जैसे कि हम वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं और कुछ कुछ डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं। This is treated as de facto recognition of a government and not a state। State तो हम मानते हैं अफगानिस्तान स्टेट है, लेकिन जो उसकी गवर्नमेंट है अभी de facto recognition दे रखी है हमने तालिबान गवर्नमेंट को, ठीक है। बट डज नॉट लीगली एक्सेप्ट लेजिटिमेसी। सो इंडिया एक्नॉलेज करती है तालिबान गवर्नमेंट का कंट्रोल को इन फैक्ट, बट अभी मान के नहीं चल रही है कि लीगली हम उनकी वो एक तरीके से लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। वैसा ही केस आता है आपका ताइवान का। ताइवान का केस क्या है आपको पता है, ताइवान और चाइना में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लेकिन हमने ताइवान को भी कोई डीजो रिकॉग्निशन नहीं दी है। इवन तो हम बहुत बार चाइना को काउंटर करते हैं ताइवान के इशू पे, लेकिन अपने आप हमने भी उसे डीजोर रिकॉग्निशन दी है नहीं दी है, हमने उसे डी फैक्टो रिकॉग्निशन दी है। व्हाई? बिकॉज हम स्टिल ताइवान के साथ डील करते हैं, चाहे वो ट्रेड रिलेशन मेंटेन किए हैं हमने, कल्चरल और इकोनॉमिक ऑफिसेस हमारे वहाँ पर हैं, बट स्टिल अभी तक हमने उसे डीजोर recognition नहीं दी है। So these were all the examples of your recognition, whether that was de jure or de facto। So this was all about your recognition। थोड़ा लेक्चर लंबा है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसका मीनिंग है, डॉक्ट्रिन्स हैं, चाहे वो टाइप्स हैं, और चाहे लीगल इफेक्ट है, और इसके ऊपर यूजीसी नेट का बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को थॉरली देखिए और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए इकलौती मोटिवेशन है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए।